इक्विटी मार्केट्स पैनिक, निफ्टी 3% से ज्यादा नीचे आया, डाउ जोन्स 10 to 15% से ज्यादा नीचे आया, चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में पैनिक बटन दबाया गया। बट वेट, 72 आवर्स लेटर ट्रम्प डिलेड हिज डिसीजन बाय 90 डेज। नैस्डैक अगेन 12% अप। हमारा निफ्टी हॉलीडे के वजह से बंद था, लेकिन आज ओपन हुआ है 11 अप्रैल को ऑलमोस्ट 2% अप। सो व्हाट चेंज्ड? नथिंग फंडामेंटली एज ऑफ नाउ, जस्ट द नॉइज एज ऑफ नाउ। सो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। जब भी मार्केट फॉल होते हैं उसमें एक लेसन छुपा हुआ रहता है। कोई भी रीजन के वजह से मार्केट फॉल हो सकता है, वॉर, पैंडेमिक, स्कैम, ओवर वैल्यूएशन, बबल, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ लेसन छुपे हुए है होते हैं। आज पास्ट के 4 मार्केट फॉल के बारे में बात करूंगा और उसमें छुपे हुए 4 टाइमलेस लेसन्स आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड द मार्केट फॉल्स, आपको इसके बाद मार्केट फॉल को डरने की जरूरत नहीं होगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट्स भी शेयर कीजिए। मैं बहुत इच्छुक हूं ये वीडियो के बाद आपके कमेंट्स क्या होने वाले हैं। लेसन नंबर 1, वैल्यूएशंस आर सुप्रीम। ये लेसन मिला था हमें हर्षद मेहता 1992 के जो स्कैम में, हमें ये लेसन मिला था। आपने वो स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी। बॉटम लाइन क्या थी कि हाइप के पीछे अगर आप दौड़ोगे तो गिर जाओगे। एसीसी स्टॉक 200 का 9000 हो चुका था, 4400% अप। स्टरलाइट 200% अप। वीडियोकॉन अप्रोक्सीमेटली 300% अप। सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई किया था शॉर्ट पीरियड में 4500 का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 22 अप्रैल 1992 को। और जब भी क्रैश हुआ उसके बाद सेंसेक्स ऑलमोस्ट 50% डाउन 2000 के नीचे आया हुआ था। सो मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। आप देख सकते हो इसमें एग्जैक्टली exactly कैसे अनफोल्ड हुआ था, क्या क्या रिटर्न्स मिले थे वो टाइम के। सो ये एक्सेल फाइल में आप देख सकते हो बिटवीन 22 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 2025 का ये डेटा है। सेंसेक्स का ये डेटा है। आप देख सकते हो 1992 22 अप्रैल को सेंसेक्स 4467 को क्लोज हुआ था। और नेक्स्ट मार्केट डे पे 28 अप्रैल 1992 को 12% डाउन हुआ था जब ये स्कैम अनफोल्ड हुआ। ऐसा आप इमेजिन कीजिए, आपने 22 अप्रैल 1992 को इन्वेस्ट किए होते अगर सेंसेक्स में पैसे, एक साल में आपके -58.95% के रिटर्न्स बन जाते। आप देख सकते हो ऊपर वाले जो मैक्सिमम मिनिमम रिटर्न का जो रोज और कॉलम्स है उसमें मिनिमम रिटर्न्स आप देख सकते हो -58.95। हम इंटरेस्टेड है एवरेज रिटर्न्स के कॉलम में। 1992 से लेके 2025 मतलब ऑलमोस्ट 33 लॉन्ग ईयर्स का आप डेटा लेते हो तो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 11.62% के रिटर्न्स बने हैं। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 9.96, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 10.28, 10 ईयर रोलिंग बेसिस पे 11.10 और 15 ईयर रोलिंग बेसिस पे सेंसेक्स में 11.88% के रिटर्न्स मिले हैं। मिनिमम रिटर्न्स का अगर आप रो देखते हो, इसका मतलब है अगर आपने गलती से 22 अप्रैल 1992 को अगर इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स में, तो 15 साल इसमें इन्वेस्टेड रहने के बावजूद भी आपके रिटर्न सिर्फ 4%, 4.73% के बनते। इसका मतलब यही है हाइप के ऊपर इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, वैल्यूएशंस को समझना चाहिए। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट हमें कैसे पता चलेगा वैल्यूएशंस क्या है मार्केट के और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक दो ट्रिक्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो आपके सामने पेश करता हूं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। इसे कहते हैं इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स बाय आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे आपको ये डेटा हर महीना मिलेगा। यहाँ पे आप एक इंडेक्स देख सकते हो, इसको इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स आईसीआईसीआई कहता है। सो 31 मार्च 2025 को इनका इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स 111.3 था जो कि न्यूट्रल था। इसका मतलब मार्केट वैल्यूएशन न्यूट्रल थे 31 मार्च 2025 को। लेकिन यही अगर आप ग्राफ देखोगे तो 23 मार्च 2020 के आसपास
ये अग्रेसिवली इन्वेस्ट इन इक्विटीज में आया था। सो अगर आपने वो टाइम पे मार्च 2020 में इक्विटीज में इन्वेस्ट किए होते तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते, क्योंकि निफ्टी वो टाइम पे 7,700 का बॉटम बना रहा था। सेम वे आपने अगर बहुत टाइम तक बिटवीन 2011 से लेके 2015-16 तक बहुत टाइम तक ये इन्वेस्ट इन इक्विटीज के पार्ट में रहा था, इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स। तो ये टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो आज देखो आपके रिटर्न्स कितने अच्छे बने होते। सेम वे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में वैल्यूएशन एकदम सस्ता हुआ था, आप देख सकते हो। ये टाइम पे आपने इन्वेस्ट किए होते तो आपके आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते। इसका रिवर्स भी आप देखिए, अगर आपने अक्टूबर 2021 में ये रेड में था बुक पार्शल प्रॉफिट, ये टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज भी आपके पैसे ज्यादा नहीं बने होते। आपके शायद मेरे हिसाब से इंडेक्स में रिटर्न 3 to 5% के होते, अगर आपने अक्टूबर 2021 में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में इन्वेस्ट किया होता। तो ये एक वन ऑफ द मेथड है जिसमें आपको जजमेंट आता है। मंथली बेसिस पे ये डेटा रिलीज होता है। मैं अभी आपको और एक ट्रिक बताता हूं सैमको का, जो डेली बेसिस पे डेटा रिलीज होता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। करंटली इसमें 113, आज की डेट है 11 अप्रैल, कल का डेटा है 9 अप्रैल 2025 को इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स 113 का था। इसको ये इक्विटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स कहते हैं। कंटिन्यू एक्यूमुलेशन का यहाँ पे इंडिकेशन है। अगर आप ये सितंबर या अगस्त 2024 का डेटा चेक करते तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो और मॉडरेट के आसपास थी, वहां पे से मार्केट नीचे आया है। तो ये दो इंडिकेटर्स है, ये कोई रूल्स नहीं है, ये देख के आपको अंदाजा आएगा। जनरली डीआईवाई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, तो जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट होती है, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं। जैसे सितंबर 2024 में सबको इन्वेस्ट करना था, पीएसयूज में इन्वेस्ट करना था, डिफेंस में इन्वेस्ट करना था, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना था, लेकिन वो मार्केट का पीक था। ऑलवेज हायर एडवाइजर, एडवाइजर आपको रैशनैलिटी दे। ये जो इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स है, मार्केट के वैल्यूएशंस है, एग्जैक्टली उसमें कैसे अनफोल्ड होने वाला है, इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव दे सकता है। सो डीआईवाई इन्वेस्टिंग मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 1 वापिस रिपीट करता हूं, वैल्यूएशंस आर सुप्रीम, अंडरस्टैंड देम बिफोर इन्वेस्टिंग। लेसन नंबर 2, डॉट कॉम बबल, हाइप इज टेम्पररी, फंडामेंटल्स आर परमानेंट। अभी ये देखते हैं एग्जैक्टली डॉट कॉम बबल में हुआ क्या था। नैस्डैक क्रैश 78%। बिफोर 2000 सबको इन्वेस्ट करना था जिसके नाम में टेक्नोलॉजी हो, और उसके पीछे पागल की तरह इन्वेस्टर्स भाग रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आईटी बबल के 3 पोस्टर बॉयज थे। सबसे पहला था सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, इसे वो टाइम पे कहा जाता था नेक्स्ट इन्फोसिस। स्टॉक प्राइस 14 रुपीज से 1500 रुपीज तक रैली कर गई विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स। इन्वेस्टर्स को मीडिया ने एक स्टोरी सेल की कि ये नेक्स्ट इंटरनेशनल ग्लोबल आईटी जायंट होने वाला है। इसके एडवर्टाइजमेंट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हुआ करते थे वो टाइम पे। इन्होंने यूएस में एक ऑफिस भी खोल दिया, लेकिन विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू डेज इसकी स्टॉक प्राइस 95% इरोड हो चुकी थी आफ्टर टेक बबल बर्स्ट इन February 2020। इसका रीजन क्या था? जो इन्होंने हाइप क्रिएट किया था, स्टॉक प्राइस हो गई थी ये स्टॉक की, उसको जस्टिफाई करने के लिए वैल्यूएशंस नहीं थे। कर्जा लेके फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन्होंने किया, एक्सपांशन भी किया, लेकिन प्रॉफिट्स में वो नहीं आ पा रहा था, जिसके वजह से ये कंपनी कहां से कहां चली गई किसी को नहीं पता। इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। सेकेंड पोस्टर बॉय था डीएसक्यू सॉफ्टवेयर। डीएसक्यू सॉफ्टवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सेंसेक्स की कंस्टिट्यूएंट कंपनी थी। मतलब सेंसेक्स के जो टॉप 30 स्टॉक्स है उसमें से एक कंपनी डीएसक्यू सॉफ्टवेयर थी इन द ईयर 2000। लेकिन जैसे ही ये बबल बर्स्ट हुआ, रेवेन्यूज नहीं थे, प्रॉफिट्स नहीं थे, ये कंपनी के भी स्टॉक प्राइसेस 99% इरोड हो गए। सब इन्वेस्टर्स ने पैसे इसमें खो दिए। थर्ड पोस्टर बॉय था पेंटामीडिया सॉफ्टवेयर, ये भी एक पोस्टर बॉय। इसके भी प्राइसेस ऑलमोस्ट 700 टच किए थे बिफोर डॉट कॉम बबल बर्स्ट, लेकिन सेम प्रॉब्लम, इसके भी प्रॉफिट्स नहीं थे प्राइस जस्टिफाइड करने के लिए।
99% स्टॉक प्राइस फेल और इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। आपको पता है कौन सी आईटी कंपनियां सरवाइव कर गई? 4 कंपनियों के नाम मैं ले सकता हूँ, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस। वो टाइम पे लिस्टेड नहीं था, एक 3-4 साल के बाद लिस्ट हुआ, लेकिन ये चारों कंपनियां आज बिग जायंट है आईटी कंपनियों में। वो टाइम पे भी ये थी, टीसीएस के नाम से टाटा ने एक्वायर नहीं किया था, एक गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको टाटा ने एक्वायर किया इन द ईयर 2001 2002, अगर मेरा डेटा सही है तो। ये चारों कंपनियों ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनियां क्यों सरवाइव कर? बैलेंस शीट सॉलिड थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी, और मैनेजमेंट एकदम ऑनेस्ट थी और ट्रांसपेरेंट। क्या आपको पता है इन्फोसिस ने मार्च 2000 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, मतलब डॉट कॉम बबल के पीक पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता इन्फोसिस के स्टॉक में और आज तक आपने होल्ड किया होता, तो आपके परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न्स कितने होते आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लेकिन 35.94% के सीएजीआर एनुअलाइज बेसिस पे रिटर्न्स होते लास्ट 25 सालों में, अगर आज तक आपने होल्ड किया होता डॉट कॉम बबल के अगर पीक में आपने इन्वेस्ट किया होता इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस ने कैसे मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट किए? सो यही लेसन है, हाइप इज टेम्पररी, फंडामेंटल्स आर परमानेंट। सो आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या कंक्लूजन लेना चाहिए? आज लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? एआई के पीछे भाग रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं, क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हैं, ईवी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन इसमें से सब कंपनियां नहीं सक्सेस हो सकती है आने वाले टाइम में। इसमें से कोई ना कोई कंपनी पेंटामीडिया सॉफ्टवेयर हो सकती है नेक्स्ट, कोई ना कोई कंपनी डीएसक्यू सॉफ्टवेयर हो सकती है, और कोई ना कोई कंपनी इन्फोसिस हो सकती है। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 चीजें देखनी जरूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, और सॉलिड बैलेंस शीट। लेसन नंबर 3, टुडेज फेवरेट बिकम टुमारोज रिग्रेट्स एंड असेट अलोकेशन बिकम्स योर लाइफ जैकेट। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थर्ड मार्केट क्रैश, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्रैश के बारे में बताने वाला हूँ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था इन द ईयर 2008। 1 जनवरी से लेके सितंबर 2008 तक सेंसेक्स निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 57-58% नीचे आए थे। इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम थे यूएस की 2-3 बैंक डिफॉल्ट हो गई थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी। इंडिया में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंडिया के वैल्यूएशन एकदम एब्सर्ड लेवल पे हुए थे। इंडिया की एक कंपनी है डीएलएफ, रियल इस्टेट कंपनी, उसकी मार्केट कैप वो टाइम पे 1.5 लाख करोड़ हो चुकी थी। कंपेयर करो पूरे वो टाइम के फार्मा इंडस्ट्री से, मतलब सन फार्मा, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज, उनके मार्केट कैप से ज्यादा हो गई थी वो टाइम पे। जैसे ही ये मार्केट क्रैश हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, डीएलएफ की मार्केट कैप 80% टूट गई। लेकिन फार्मा इंडेक्स इतना नीचे नहीं आया था, क्योंकि वो टाइम पे फार्मा में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना था, सबको रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना था। सो वो टाइम के डार्लिंग स्टॉक्स कौन से थे? नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एचसीसी, डीएलएफ, ऐसे नाम वो टाइम पे होते थे। मुझे आज भी याद है वो टाइम पे मैं इन्वेस्ट करता था तो एमआरएनजीएफ नाम की एक कंपनी है, उसका आईपीओ आया था, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से मार्केट नीचे आ रहा था, तो उन्होंने एमआरएनजीएफ का आईपीओ पीछे ले लिया और आज तक वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है इंडियन मार्केट्स में। तो जो आईपीओ इन्वेस्टर्स है उनको भी समझना पड़ेगा, हर आईपीओ अच्छा नहीं होता है। जैसे ही मार्केट फॉल होना चालू हो गया, डीएलएफ 80% मार्केट कैप खो चुका था। आपके साथ एक एक्सेल शीट एक्सप्लेन करने के लिए शेयर किया है, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो मार्केट के वैल्यूएशंस थे वो भी आप देख सकते हो, और रिटर्न्स कितने मिले, मतलब बिटवीन 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2025 तक सेंसेक्स ने एग्जैक्टली कैसे जर्नी रही वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऊपर वाले मिनिमम मैक्सिमम एवरेज रिटर्न वाले जो रोज है उसमें सिर्फ एवरेज रिटर्न्स आप देखिए। सो सेंसेक्स ने 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे लास्ट ऑलमोस्ट 17 ईयर्स में 13.15% के रिटर्न्स दिए थे। लेकिन हम देखेंगे 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स, क्योंकि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स के होराइजन से करते हैं, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं रोलिंग रिटर्न, एवरेज रोलिंग रिटर्न बेसिस पे। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 15.84 और 10 ईयर रोलिंग रिटर्न पे 13.45% के रिटर्न्स मिले हैं
फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि फार्मा सेक्टर वो टाइम पे किसी को भी इन्वेस्ट नहीं करना था, सो बीएसई का एक फार्मा हेल्थ केयर इंडेक्स है, उसके रिटर्न्स देखते हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2008 से लेके आज तक। एवरेज रिटर्न्स 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 18.75%, 5 ईयर और 10 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस देखो फार्मा इंडेक्स के तो 19.13 और 17.27% के रहे हैं लास्ट 17 सालों में। सेंसेक्स ने 15 और 13% के रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब सिंपल है, आज के जो फेवरेट्स होते हैं शायद वो कल के डिजास्टर हो सकते हैं, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको असेट एलोकेशन रखना चाहिए। जस्ट 6 महीना पहले जाइए, सितंबर 2024 में कौन से डार्लिंग सेक्टर्स थे ये मार्केट के? डिफेंस सेक्टर, पीएसयूज, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स। जैसे ही मार्केट करेक्शन होना चालू हुआ, ये चारों चीजों की कैसे धुलाई हुई है आप देखोगे। वो टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना था, सो ये फॉल में सबसे कम डैमेज बैंकिंग सेक्टर को लगा है। इनफैक्ट 1 जनवरी 2025 से आप देखो तो निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 7-8% नीचे है। बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव में है, एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव में है, स्लाइटली है लेकिन पॉजिटिव में है। इसका मतलब है असेट एलोकेशन आपको करना चाहिए। असेट एलोकेशन करते टाइम पे आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी: सेक्टर वाइज असेट एलोकेशन, असेट क्लास वाइज असेट एलोकेशन एंड ज्योग्राफिक असेट एलोकेशन। तो सेक्टर वाइज असेट एलोकेशन तो आपको इजीली समझ में आएगा, कौन से सेक्टर में आपका पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। असेट क्लास वाइज भी आपको पता है, एफडी में थोड़े पैसे होने चाहिए, पी2पी में होने चाहिए, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में होने चाहिए, गोल्ड में होने चाहिए। जियोग्राफिक असेट एलोकेशन ये शायद इंडियन लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन मेरा खुद का सेंस ये कहता है ट्रम्प के टैरिफ के बाद आने वाले टाइम में इंडिया में आप ये वर्ड बहुत देखोगे कि जियोग्राफिकल असेट एलोकेशन, ये एक बजवर्ड होगा आने वाले 2-3 सालों में, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो आप देख रहे हो उसमें से 99% लोगों का 100% पोर्टफोलियो इंडिया स्पेसिफिक होगा। सो ये वर्ड हो सकता है आने वाले टाइम में जियोग्राफिकल असेट एलोकेशन। लेसन नंबर 4, टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, नॉट टाइमिंग द मार्केट। ये लेसन हमें दिया था कोरोना क्राइसिस में। कोरोना क्राइसिस में फ्रॉम 12 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020, मतलब ऑलमोस्ट 40 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 37% नीचे आया था, और ग्लूम्स एंड डूम सिनारियो था कि ह्यूमैनिटी सरवाइव होगी कि नहीं होगी। ये थॉट प्रोसेस था। आप जस्ट इमेजिन कीजिए मार्च में लोगों की साइकोलॉजी क्या थी। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई रेलवेज 150 ईयर्स में कभी बंद नहीं थी, लेकिन वो टाइम पे 2 महीने के लिए बंद थी, जो किसी ने देखा नहीं था। लॉकडाउन ये शब्द हमने सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में सुना था, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था हमारे जनरेशन ने, हम मेरे और आपके जनरेशन में, लेकिन ये हमने रियलिटी देखा है वो टाइम पे। सो ग्लूम एंड डूम सिनारियो था। और एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ऐसे टाइम पे अगर आप मार्केट से निकल जाते, मान लेते हैं कि बिजनेसेस बंद हो चुके थे, लॉकडाउन ये शब्द हमने हमारे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम सुना था, हिस्ट्री बुक्स में तो हमने पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लॉकडाउन जैसी चीज थी, लेकिन हमारे लाइफ स्पैन में ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। सो बहुत सारी चीजें वो टाइम पे घट रही थी। ऐसे टाइम पे डर के अगर आप पैसे निकाल लेते तो लेट मी टेल यू, 1 साल के अंदर, मतलब एग्जैक्टली 1 साल के बाद 23 मार्च 2020 को जो निफ्टी 1 साल पहले 7,700 पे क्लोज हुआ था, वही निफ्टी 1 साल में 15,000 के आसपास था। सो 1 साल में किसी ने इमेजिन नहीं किया था निफ्टी डबल हो जाएगा। सो आप डर के पैसे निकाल लेते तो इतने पूरे सारे रिटर्न्स आपके हाथ में से निकल जाते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सेल फाइल दिखाता हूं आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाली, और आप टाइमिंग करने जाते तो कितने रिटर्न्स कम हो जाते वो मैं आपको दिखाता हूं। सो अभी ये एक्सेल फाइल आप देखिए, यहाँ पे फ्रॉम 1 जनवरी 2008 से लेके आज तक का ये डेटा है। सो इसमें से सबसे बेस्ट रिटर्न्स देने वाले 5 दिन कौन से हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जनवरी 2008 से एवरीडे बेसिस पे डेली कितने रिटर्न्स सेंसेक्स ने दिए हैं, वो ये
डे चेंज वाले कॉलम में आप देख सकते हो, इसमें मैंने टॉप 5 हाईलाइट किए हैं सबसे बेस्ट रिटर्न्स देने वाले डेज। सो 18 मई 2009 को एक ही दिन में सेंसेक्स ने 17% के रिटर्न्स दिए थे, 17.34% के। और वो टाइम पे क्या हुआ था, तो यूपीए वन थी, वो री इलेक्ट होके आई थी। वो टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हुई थी वो दिन। सो 17% मार्केट ऊपर था। अगर आपकी ये सोच होती वो टाइम पे, जैसे एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस हारने वाली है और मार्केट नीचे जाने वाला है, तो उसके पहले आप देख सकते हो निगेटिव मार्केट था, काफी टाइम तक निगेटिव, कंटिन्यूअस बेसिस पे निगेटिव हो रहा था। अगर आप पैसे निकाल लेते तो एक ही दिन के इतने 17% के रिटर्न्स आपके हाथ में से चले जाते। फिर अभी वापस नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 29 अगस्त 2011 को 3.58% के रिटर्न्स आए हैं। इसके बाद आप देख सकते हो 21 दिसंबर 2011 को 3.36% एक ही दिन में। सो वापस 3.77, 3.43, 3.38 ऑन 1 मार्च 2016 को 3.38, मतलब बजट का नेक्स्ट डे ये होगा। इसके बाद 7 अप्रैल 2020 कोविड क्राइसिस वाला एरा, वो टाइम में 8.97% एक ही दिन में मार्केट अप था। अगर वो मिस आउट कर देते, ऑफ कोर्स कोविड क्राइसिस पे आप डर जाते, तो वो 100% आपके हाथ में से निकल जाता। फिर आप देख सकते हो 1 फरवरी 2021 को 5% मार्केट अप, बजट वाला दिन है ये, इसमें 5% के रिटर्न। बाद में 3.30 है, 2.91, 2.70। सो ये अगर आप बेस्ट डेज मिस आउट कर देते तो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में से काफी सारे रिटर्न्स निकल जाते। सो आप ध्यान में रखिए, कभी भी आपको टाइमिंग करने नहीं जाना है मार्केट को। टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, ये आप हमेशा ध्यान में रखें। मुझे हमेशा ये एक्सपीरियंस आता है, मार्केट निगेटिव होता है, निगेटिविटी रहती है, वो टाइम पे मुझे फोन आते हैं कि मैं अभी पैसे निकाल लेता हूँ, जैसे ही मार्केट सेटल होता है फिर मैं पैसे डालूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस दुनिया का कोई माइका लाल टाइमिंग नहीं कर सकता है। और ऐसे करने जाओगे तो आपके रिटर्न्स कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट आपको टेलीग्राम डाल के या ईमेल डाल के वापस रिकवर नहीं होने वाला है। जैसे अब भी देखिए आप, इंडियन मार्केट कितना नीचे जा रहा था, जैसे ट्रम्प ने स्टेटमेंट किया 90 डेज से डिले कर देंगे, आज मार्केट ऑलमोस्ट 2-3% अप है। अगर ये टाइमिंग करने जाते तो ये आपके हाथ से रिटर्न्स चले जाते। और किसको पता है, ये रैली इंडियन मार्केट ने ऑलरेडी बॉटम बनाया होगा और यहाँ से मार्केट रिकवर हो सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो ये सब नहीं करना चाहिए। टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स। आई होप ये 4 लेसन्स आप ध्यान में रखोगे। वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूँ ये चारों लेसन्स को। लेसन नंबर 1, वैल्यूएशंस आर सुप्रीम, बिफोर इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंड देम। लेसन नंबर 2, hype is temporary, fundamentals are permanent. Lesson number 3, today's favorite become tomorrow's regrets. Asset allocation is your life jacket in investing. Lesson number 4, time in the market that matters, not timing. ये 4 लेसन्स आप ध्यान में रखोगे करंट फॉल में। मुझे नहीं पता ये फॉल कहाँ जाके रुकने वाला है, जो ट्रम्प टैरिफ के वजह से है, या यहाँ से रिकवरी भी आएगा, कभी आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये 4 लेसन्स अगर आप ध्यान में रखोगे और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लोगे, तो श्योर शॉट आपका जो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा और आपके लाइफ में आप हैप्पी रिच स्टेटस ला सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए जरूर, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मुझे कैसे टाइप का कंटेंट बनाना है, एग्जैक्टली फीडबैक क्या है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।